नमस्कार छात्रों, मैं जयदीप मिश्रा मेघल सुता इंस्टीट्यूट जबलपुर से आप लोगों के सामने आपके अपने चैनल 10 कदम करंट बम में 26 सितंबर 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। ये सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को एमपीपीएससी, एसएससी, व्यापम, बैंक, रेलवेज, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, कांस्टेबल, एनडीए, यहाँ तक कि वेटरनरी, जेल प्रहरी, पटवारी, संविदा, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो 10 कदम करंट बम के अंतर्गत 10 मिनट में कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के साथ हम अपना सफर प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर आज की तारीख का 26 सितंबर से संबंधित ये है आप लोगों की स्क्रीन। अंतरराष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेवल पर न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं उनको समाप्त करने के लिए ये मनाया जाता है 26 सितंबर के दिन, 26 ऑफ सितंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज है। यूनाइटेड नेशन द्वारा 26 ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल न्यूक्लियर वेपन पूर्ण उन्मूलन डे या दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विश्व समुदाय के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वह वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो हमारे आपके लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। ठीक है, तो परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम, जैसा कि हम जानते हैं, 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी में मनाया या में उपयोग किया गया था। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। किस कंट्री के ऊपर? जापान के ऊपर। ठीक है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में जापान का क्या हुआ था? लॉस हुआ था। तो ये बॉम्ब जो थे उसका नाम था लिटिल बॉय और दूसरे बैंक का नाम था फैट मैन। तो इन सब घटनाओं को पुनः ना होने देने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे घटना की ओर। आप लोगों की स्क्रीन में दूसरी घटना कुछ इस प्रकार है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की तिथि को मनाया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कभी भी दो देशों के दो प्रमुख लोग जब मिलते हैं तो वो दो पॉइंट्स पर जरूर बात करते हैं। एक तो उनका बात होता है टेररिज्म, दूसरा होता है आपका एनवायरमेंट। इन दो चीजों पर उनका बात करना हमेशा से कंफर्म रहता है। तो उसी थीम को ध्यान में रखते हुए एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस बोलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस नहीं, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। विश्व में प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पर्यावरण आज हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पिछले 2 सालों से जिस घटना को सबसे ज्यादा झेल रहे हैं वो इसी पर्यावरण के ही कारण हुई है। हमने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, इसलिए इसने हमारे को सबक सिखाया। तो हमारे सामने कोविड जैसी महामारी आई जिस पर आज विश्व के कोई भी राष्ट्र या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इससे मानसिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से, या कह सकते हो आप फाइनेंशियली रूप से प्रभावित ना हुआ। तो इस कोविड के कारण पूरी स्थितियां बिगड़ी है। तो ये सभी सब कुछ ना कुछ हमारे पर्यावरण में हमारे द्वारा की जा रही गलतियों का ही नतीजा है। ठीक है, तो उसकी जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कोविड दैट्स मीन कोरोना वायरस डिसीजेस को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है कि अंतरराष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो इन लोगों का नाम, इनका नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। 20,000 रन, इनका नाम हो जाता है मिताली राज। ठीक है, मिताली राज इंटरनेशनल लेवल पर 20,000 रन पूरा करने वाली भारत की पहली महिला बल्लेबाज बन चुकी हैं। मिताली राज ने यह मुकाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान हासिल किया। मिताली राज के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन पर नजर डाले तो उन्होंने 217 एक दिवसीय मैच, ओडीआई एक दिवसीय को बोला जाता है, वनडे इंटरनेशनल में 7,304 बल्कि 11 टेस्ट में 669, मतलब लगभग 110 टेस्ट में 6,669 रन बनाए हैं। और स्थितियां इनकी है, इसके अलावा उन्होंने
20,000 रन का पूरा एक प्रारूप अपना उपयोग कर लिया है। किनके द्वारा किया गया है? ये मिताली राज, जो भारत की क्रिकेट की कैप्टन भी रह चुकी हैं। कैप्टनशिप के रूप में इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स में भी भारत को जीत हासिल कराई। हालांकि ये मैच हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। ऑस्ट्रेलिया लगातार 26वीं जीत अपनी सुनिश्चित करी थी इस मैच के बाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा बहुत महत्वपूर्ण, जो आपसे एग्जाम में 110% पूछा जा सकता है। भारतीय सेना का सबसे बड़ा पद, सबसे महत्वपूर्ण पद होता है भारतीय सेना के 3 असाइनमेंट में से। तो क्या बोला गया है कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं ये बन गए हैं कौन? एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, जो 30 सितंबर को निवर्तमान वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया जी का स्थान लेंगे। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी विवेक राम चौधरी, इनका पूरा नाम होता है विवेक राम चौधरी। मैं बता दूं आपको, विवेक राम चौधरी जी 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना की युद्धक शाखा में क्या हुए थे? शामिल हुए। तब से लेके यहाँ तक कि इनके सफर ने भारत को बहुत महत्वपूर्ण पर्चम पर पहुंचाया। इन्होंने अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी। इस उद्देश्य से इनको एयर मार्शल चीफ वी.आर. चौधरी के रूप में अब जाना जाएगा। मैं बता दूं आपको कि हम एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना का क्या हुआ था? गठन हुआ था। आप याद रख सकते हो 1584। 15 जनवरी थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर जल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। हाल ही में योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क की स्थापना करने की घोषणा करी है? तो ये कहां पर हो रहा है? नोएडा। नोएडा जो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत भी आता है, उस क्षेत्र में योगी सरकार इलेक्ट्रॉनिक पार्क को यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में जेवर हवाई अड्डे के पास 250 एकड़ क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव रखी है। यह लगभग 50,000 करोड़ रुपए में निवेश से बनेगा। जेवर हवाई अड्डे के और स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा 29,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गौतम बुद्ध नगर में विकसित किया जा रहा है। वेरी 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 IMP। भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या नाम है? मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, जेवर हवाई अड्डा। कहां बन रहा है? नोएडा में बन रहा है। कौन सी कंट्री बना रही है? स्विट्जरलैंड की कंट्री बना रही है। कौन सी कंपनी बना रही है? तो ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी। कितने में? 29,500 करोड़ रुपए में। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर जिले में। तो उसके आसपास में इलेक्ट्रिक पार्क की भी जरूरत पड़ेगी। इस उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए बोला जाता है करंट अफेयर से ही 360 डिग्री की तैयारी हो सकती है। अभी भारत का सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट यदि हम बोले सबसे बड़ा, तो वो हो जाता है IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में कौन 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं? जिनका नाम हो जाता है गीता समोता। ठीक है, CISF में सब इंस्पेक्टर के रूप में गीता समोता अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। इस महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस के माउंट एल्ब्रोस को फतेह किया था, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी होती है। इसके बाद उन्होंने किलिमंजारो चोटी को, जो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को भी फतेह कर लिया है। ठीक है, मैं बता दूं आपको पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। उस 7 महाद्वीप की 7 चोटी होती है, जिसमें सबसे पहले हो जाता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, फिर उसे आता है एल्ब्रुस, यूरोप की हो जाती है कौन सी? एल्ब्रुस। फिर माउंट मैकिनले, ये आप कह सकते हैं रॉकीज पर्वत पर माउंट मैकिनले, जिसको डेनाली के नाम से भी बोलते हैं। तो माउंट मैकिनले रॉकीज पर्वत पर। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका की हम बात करें यदि, तो अजस डल सलाडो, अजस डल सलाडो। फिर यदि उसके बाद हम बात करें तंजानिया की, तो ऊपर ही लिखी हुई है, जिसका नाम हो जाता है किलिमंजारो। किलिमंजारो। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की, तो हो जाती है माउंट क्यूएस्कू। ठीक है, माउंट क्यूएस्कू। और अंटार्कटिका की मैं ऊपर लिख रहा हूं, जिसको बोलते हैं विंसन मासे, विंसन मासे। ये 7 चोटियां हो जाती हैं पूरे मतलब 7 महाद्वीप की। सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर।
50 भी। एल्ब्रुस यूरोप में, माउंट मैकिन्ले नॉर्थ अमेरिका में, अजस डल सलाडो साउथ अमेरिका में, किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट किस्को ऑस्ट्रेलिया में और विंसन मासिव अंटार्कटिका में। ये हो जाती है चोटी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो ये हो जाता है अफगानिस्तान। आईपीएल 21 के दूसरे चरण पर यूएई ने आगाज हो चुका है। दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसक इस मेगा इवेंट का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में आईपीएल प्रसारण पर तालिबान सरकार ने रोक लगा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान ने विशेष रूप से मनोरंजन के अधिकांश साधनों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कई खेल भी शामिल हुए हैं। अफगानिस्तान जो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में रख रहा था, अब उसके ऊपर क्या लगा दिया गया? बैन। जब से वहां पर तालिबान की सरकार आई है 14 अगस्त से वहां पर तालिबान ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। कहां पर? अफगानिस्तान में। और जिन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर अखुंदजादा को नियुक्त किया है। तालिबान, मैं बता दूं आपको, तालिबानी एक पश्तो शब्द है। जो वहां पर लैंग्वेज बोली जाती है वो लैंग्वेज कौन सी होती है? पश्तो, जिसका मतलब होता है छात्र। तालिबान का मतलब क्या हो जाता है? तालिबानी का मतलब क्या हो जाता है? छात्र। ये छात्रों का एक संगठन हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से है। रामकृष्णन बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021। रामकृष्णन बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भैया ये इनका फेस तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। यही है वो जो भारत में दूसरे नंबर के सबसे रईस में भी शामिल हो चुके हैं, अडानी। क्या नाम है इनका? गौतम अडानी, अंबानी अडानी। ठीक है, अडानी समूह के चेयरमैन प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारत के उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के चलते आत्मनिर्भर बनाने के योगदान के लिए दिया गया है। क्या नाम है इनका? गौतम अडानी, जिनको रामकृष्ण बजाज मेमोरियल अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो भैया ये फिर से किनको? एसवी सरस्वती जी को दिया गया था। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है जो एक नर्स प्राप्त कर सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने एसवी सरस्वती जी को एक नर्स प्रशासक के रूप में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया है। नर्स प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेट करना उन नर्स को। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इनको दिया गया है। राष्ट्रीय मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल वह महिला थी जिनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था, जो मानव जगत के लिए अत्यधिक ही महत्वपूर्ण हुई थी। जिन्होंने, उनसे लोगों को यह सीखने को मिला कि कैसे हम दीन दुखियों की और जो प्रथम उपचार के लिए सहायक है, जो कहीं किसी बार पीड़ित है, किसी युद्ध में घायल हो गए, तो उनको कैसे बिना किसी भेदभाव के हम अपनी सेवा देकर उनको ठीक कर सकते। तो इस उद्देश्य से यह अवार्ड प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो कि दिया गया किसको? ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती जी को। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, नवीनतम एशियाई विकास आउटलुक 21 के अनुसार बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो ये देखिए, बांग्लादेश के बारे में जानकारी दी गई है। क्यों? क्योंकि वह हमारा पड़ोसी देश है। एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी की गई आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। विकास का अनुमान विनिर्माण की मजबूती करने और विश्व अर्थव्यवस्था में निरंतर विस्तार और प्रभावी सरकारी स्कूलों नीतियों द्वारा सार्वजनिक मजबूत सुधार को दर्शाता है कि हाँ, अब अगर बांग्लादेश बढ़ेगा तो नो डाउट बांग्लादेश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, जिससे हमारे ऊपर भी फायदा हमको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? ढाका, जिसका जन्म हुआ 1971 में, जिसका पूर्ण नाम होता है ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश को पहले क्या होते थे? ईस्ट पाकिस्तान। वर्तमान में यहाँ की जो प्रधानमंत्री उनका नाम है शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना। चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, चलिए तो ये हमारी सीरीज थी। इस सीरीज के आधार पर मैंने आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं। आशा करता हूं कि हमारी यह सीरीज जो हम निरंतर अपने स्तर पर अपने तथ्यों के आधार पर आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, वह आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। यदि हमारे द्वारा इस वीडियो को, इस सीरीज को बनाने में कहीं कुछ ऐसी त्रुटि होती है, कई बार मैंने एक क्वेश्चन में सी ऑप्शन बोलकर डी बोल दिया था, कुछ ऐसी त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि बिना त्रुटि के लगातार मैं इस सीरीज को आप लोगों के सामने रखता रहूंगा और आप लोगों का स्नेह पे मुझे ऐसा ही मिलता रहेगा। धन्यवाद। कल पुनः हम